वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा था समास। समास के हम कुछ वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं और समास के आज हम प्रमुख भेदों में से समास के दूसरे भेद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के तीसरे उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास, समास के मुख्य भेदों में से दूसरा भेद तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास जो कि विभक्तियों के आधार पर, कारक विभक्तियों के आधार पर उसके छह भाग है, उनमें से हम आज तीसरा भाग संप्रदान तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक का विभक्ति चिह्न के लिए का लोप होता है तथा समास विग्रह करने पर संप्रदान कारक का विभक्ति चिह्न वापस जोड़ दिया जाता है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिह्न होता है उसका लोप होगा और विग्रह करते समय उसे हम वापस जोड़ देते हैं। चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं हम छात्रावास। अब छात्रावास में दो पद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला पद है छात्र और एक पद है आवास। इसमें छात्र प्रथम पद, पूर्व पद या पहला पद है, और ये जो आवास है ये द्वितीय पद, उत्तर पद या दूसरा पद कहलाता है। अब प्रथम पद में जो छात्र है इसका अर्थ होता है विद्यार्थी, और दूसरे पद में जो आवास है इसका अर्थ होता है निवास या घर। अब हमें समास विग्रह में जो समस्त पद में जो शब्द दे रखे हैं उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे, न कि उनके अर्थों का। छात्र की जगह विद्यार्थी का प्रयोग हम नहीं कर सकते और निवास की जगह, आवास की जगह निवास या घर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो फिर इसका समास विग्रह क्या होगा? देखिए, छात्रों के लिए आवास, जो छात्रावास है इसका समास विग्रह होगा छात्रों के लिए आवास। और देवार्पण दूसरा पद देखिए, इसमें देखिए दो पद कौन कौन से? एक है देव और दूसरा है अर्पण। इसमें जो देव है ये प्रथम पद है, प्रथम पद ही पूर्व पद या पहला पद कहलाता है, और दूसरा पद है अर्पण जो कि उत्तर पद या दूसरा पद कहलाता है या द्वितीय पद कहलाता है। अब देव का अर्थ तो है देवता और अर्पण का अर्थ है भेंट करना, चढ़ावा। अब देव और अर्पण को हम जोड़ेंगे तो ये जो समस्त पद बना देवार्पण, इसका समास विग्रह होगा देव के लिए अर्पण, या देव के लिए जो चढ़ावा, देवता के लिए जो चढ़ावा चढ़ाया गया वह है। अब इनमें देखिए समझने वाली बात, जो प्रथम पद है छात्रावास, इसमें इस छात्रावास, ये छात्रावास जो ये शब्द है ये समस्त पद है। ये समस्त पद उस स्थान की ओर इंगित करता है, उस स्थान की ओर इशारा करता है जहाँ छात्र निवास करते हैं, जहाँ विद्यार्थी निवास करते हैं, जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। तथा इस पद में छात्र के साथ में आवास पद जुड़ने पर यह अर्थ स्पष्ट हुआ है छात्रावास के लिए। कौन सा? वह स्थान जहाँ छात्र निवास करते हैं, आवास करते हैं, उस स्थान की ओर इशारा करता है। लेकिन केवल छात्र ही रहता या इसकी जगह और कुछ जोड़ दिया जाता है इसके आगे, तो ये पद स्पष्ट नहीं हो पाता, इस पद का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। छात्र के बाद में आवास जुड़ा तो स्पष्ट हो गया कि उस स्थान के लिए कहा जा रहा है जहां पर छात्र निवास करते हैं, तो इनमें द्वितीय पद प्रधान है। इसमें भी देखिए देव धन अर्पण है, तो वह चीज जो देवताओं के लिए अर्पण की जाती है, यह जो अर्पण की जा रही है, चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, उसके लिए बात की जा रही है। तो देव के बाद में जो अर्पण जुड़ा, इससे अर्थ प्राप्त हुआ कि यह उस वस्तु के लिए, देवार्पण उस वस्तु के लिए आया जो देवताओं के लिए अर्पण की जाएगी या भेंट चढ़ाई जाएगी देवताओं के लिए। अब हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है के लिए। देखिए प्रयोगशाला, अब इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे कि प्रयोग की शाला, प्रयोग में शाला, प्रयोग पर शाला, क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला। भाई वो जो शाला बनाई गई है वह किसके लिए? प्रयोग के लिए है। बाकी आप अगर गलत विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो स्वतः ही गलत सिद्ध हो जाएंगे कि यह विभक्ति चिन्ह गलत होगा, ये विभक्ति चिन्ह इसमें नहीं लगेगा। सत्याग्रह, इसका समास विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह है, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। फिर देखिए और तीसरा पद देशभक्ति, इसे आप ध्यान से समझिए क्या होगा इसका? देश की भक्ति, देश
पर भक्ति, देश में भक्ति। भाई आप यूं कर सकते हैं जैसे देश की भक्ति, तो देश की भक्ति कैसे होती है भाई, मन में जो भक्ति है वह देश के लिए है, तो इसमें क्या होगा, देश के लिए भक्ति होगा। मन में जो भाव है भक्ति का, वह भक्ति क्या है, एक भाव है, और ये भाव किसके लिए, देश के लिए है, तो वह देशभक्ति कहलाएगा। देश की भक्ति नहीं होगा बल्कि होगा देश के लिए भक्ति, मन में जो भाव है वह देश के लिए है। गुरु दक्षिणा, इसमें आप ध्यान से देखिए, गुरु की दक्षिणा गलत हो जाएगा भाई, गुरु को ही दक्षिणा में दे रहे हो क्या, गुरु की दक्षिणा नहीं हो सकता, गुरु के लिए दक्षिणा होगा। मैं जो लेकर आया हूं ये गुरु के लिए है दक्षिणा, दक्षिणा देने के लिए जाते हैं गुरु को, तो गुरु के लिए दक्षिणा लेकर आया है, न कि गुरु की दक्षिणा होगी। गुरु की दक्षिणा नहीं हो सकती, गुरु को किसी को हम दक्षिणा में दे दें ऐसा हो नहीं सकता। गुरु को दे रहे हैं भाई, ये दक्षिणा जो है, मैं पेन लेकर आया हूं, जो भी लेकर आया हूं ये गुरु के लिए है, तो क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा होगा। हथकड़ी, अब इसमें देखिए हाथ की कड़ी गलत हो जाएगा भाई, हाथ की कैसे बनी है कड़ी, हाथ के लिए बनाई गई है कड़ी, समास विग्रह क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। अगर आप करें जैसे कि हाथ की कड़ी, तो हाथ की कैसे बनी है भाई, हाथ की थोड़ी बनी है, हाथ को तोड़ मरोड़ कर कड़ी थोड़ी बना दिया गया है, कड़ी तो लोहे की है, कड़ी तो लोहे की बनाई गई है, पर वह किसके लिए है, हाथ के लिए, हाथ के लिए बनाई गई, किसके लिए, हाथ के लिए, तो हाथ की कड़ी होगा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। फिर देखिए और विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये जो आलय, ये घर है, ये जो भवन बनाया गया है, ये किसके लिए, ये विद्या के लिए बनाया गया है। अब देखते हैं हम इसके कुछ और भी उदाहरण, जिससे और स्पष्ट होगा हमारा ज्ञान। देखिए रसोई घर, रसोई का घर नहीं होगा, रसोई के लिए घर है भाई, रसोई का घर थोड़ी बना है, रसोई के लिए बनाया गया घर है। देशार्पण, जैसे हमने किया देवार्पण, देश के लिए अर्पण, वैसे देव के लिए अर्पण। रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंग कहते हैं नाटक के कार्यक्रम को, तो रंग के लिए मंच। घर खर्च, घर के लिए खर्च। कर्ण फूल, कर्ण के लिए फूल, कान के लिए फूल। देखिए फिर रणभूमि, रण के लिए भूमि। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, रण का क्षेत्र नहीं हो सकता, रण की भूमि नहीं हो सकता, रण के लिए है वह भूमि। फिर देखिए देव बलि, देव के लिए बलि। भूत बलि, भूत के लिए बलि। काक बलि, काक के लिए बलि। बलि पशु, बलि के लिए पशु। और यहाँ अगर आ जाता पशु बलि, भाई यहाँ आया बलि पशु, तो इसमें हुआ पशु, बलि के लिए जो पशु है वह क्या है, बलि पशु है। लेकिन पशु बलि आ जाए तो क्या होगा, पशु की बलि होगा, उसमें संबंध कारक तत्पुरुष होगा, इसमें न कि ये होगा अपना संप्रदान। संप्रदान पशु बलि में नहीं है, बल्कि बलि पशु में संप्रदान तत्पुरुष समास है, और पशु बलि में संबंध कारक तत्पुरुष समास है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पशु ये बलि के लिए है, और यहाँ पशु बलि, पशु की बलि दी जा रही है, तो पशु की बलि दी जा रही है, यहाँ पर वह पशु किसके लिए, बलि के लिए है। फिर देखिए गौशाला, गौओं के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। गृहस्थाश्रम, गृहस्थों के लिए आश्रम। अनाथाश्रम, अनाथों के लिए आश्रम। स्नानागार, स्नान के लिए आगार। स्नान घर, स्नान के लिए घर। अन्नागार, अन्न के लिए आगार। आगार कहते हैं भंडार को, उस घर को जो भंडार घर है, भंडार गृह है। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विधान सभा, विधान के लिए सभा। विधान का अर्थ होता है निर्माण करना। राजसभा अगर आ जाए, जैसे कि यहाँ आया विधानसभा, सभा भवन, राजसभा आ जाए तो राजा के लिए नहीं होगी, वह राजा की सभा है, राजा ने बुलाई है सभा, राजा की सभा है, राजा के लिए सभा नहीं है, राजा की सभा होगी, उसमें भी संबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। लेकिन विधानसभा ये विधान के लिए नहीं, ये विधान की सभा नहीं है, विधान के लिए निर्माण करने के लिए वो सभा बनाई गई है, तो इसमें होगा विधान के लिए सभा, और राजसभा में संबंध कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा, वह राजा की सभा है। और देखते हैं अन्य उदाहरण, और अन्य उदाहरणों में अब हम देखते हैं, देखिए धर्मशाला, धर्म की शाला नहीं होगा, धर्म में शाला नहीं होगा, धर्म के लिए शाला। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र का शोक नहीं होगा, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए दुख है। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। गुड़शाला, घोड़ों के लिए शाला। अब यहाँ देखिए गुड़ के लिए नहीं लिख सकते हम, क्योंकि गुड़ इसका अर्थ नहीं होगा, गुड़शाला में घोड़ों के लिए है, यह शाला किसके लिए, घोड़ों के लिए है। शब्द नहीं बदला गया, मात्रा या वचन बदल गया है। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। देवालय, देव के लिए आलय, आलय यानी भवन। बंदी गृह है, बंदियों के लिए गृह है, घर, तो यहाँ गृह का ही हम प्रयोग करेंगे। युवाणी, युवाओं के लिए वाणी। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर या चिड़ियाओं के लिए घर। हम
वचन इनका बदल सकते हैं लेकिन पद नहीं बदल सकते। विश्राम गृह है, विश्राम के लिए गृह है। फिर देखिए आगे और उदाहरण देखें। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन या परीक्षा का भवन। भाई परीक्षा का थोड़ी बना है भवन, भवन बनाया गया है किसके लिए? परीक्षा के लिए। वाचनालय, वाचन के लिए आलय, पढ़ने के लिए आलय। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। विद्या मंदिर, विद्या के लिए मंदिर। हवन सामग्री, यहाँ देखिए हवन के लिए सामग्री। हम जाकर दुकानदार को कहते हैं हवन की सामग्री दे दो, और दुकानदार भी हवन की सामग्री दे देता है, क्योंकि ये समझने का फर्क, हम समझ जाते हैं कि दुकानदार भी समझ जाता है क्या मांग रहा है, हवन के लिए सामग्री मांग रहा है। लेकिन क्या है, प्रचलन में आ गया, दुकान पर गए, बेटा पिताजी भी कहते हैं बेटा जाओ हवन की सामग्री लाना। भाई वह हवन की सामग्री नहीं है। बेटा भी जाता है दुकानदार के पास, दुकानदार से कहता है हवन की सामग्री दे दो, और दुकानदार भी हवन की सामग्री दे देता है। ये प्रचलन में है, बाकी वास्तव में होता है हवन के लिए सामग्री। वो सामग्री हवन की नहीं है, हवन के लिए है भाई वो सामग्री। तो यहाँ क्या होगा, हवन के लिए सामग्री हो जाएगा, हवन की नहीं होगा। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला, नाटक करने के लिए। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। और यहाँ देखिए अगर रेलगाड़ी आ जाता है तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। रेल यानी पटरी, मालगाड़ी यानी माल के लिए गाड़ी। यहाँ रेलगाड़ी रेल के लिए नहीं है गाड़ी, भाई रेल पर चलने वाली गाड़ी है, वो पटरी पर चलने वाली गाड़ी है। लोह पथ गामिनी, लोहे के पथ पर चलने वाली है वह, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी होगी। इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, न कि संप्रदान। संप्रदान में तो होगा के लिए, तो वह माल के लिए गाड़ी है और ये रेल पर चलने वाली गाड़ी है। तो ये थे कुछ उदाहरण। और अब समय आज के प्रश्न का। और आज का प्रश्न आप जानते हैं कि कुछ शब्द दिए गए होंगे, उनका समास विग्रह और कौन सा समास है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए निम्न शब्दों में कौन सा समास है और समास विग्रह भी आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में ही इनका जवाब देना। कारागृह है, इसका समास विग्रह क्या होगा? और दूसरा पद है गुरु दक्षिणा। तीसरा पद देखिए समाचार पत्र, और चौथा पद देखिए रनिवास। इन पदों में कौन सा समास है और समास विग्रह क्या होगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। धन्यवाद।